सभी का मेरे सपनों के भारत में स्वागत है। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही टफ टाइम चल रहा है हम सबके लिए, पूरे विश्व के लिए। लेकिन इससे भारत और देश भी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, और उसी के लिए कोरोना काल की ये देन है। जैसा कि मैं बार बार दोहराता हूं, मेरे सपनों का भारत एक ये संजीवनी साबित होगा। और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है जल है तो कल है। और आज हमारे स्पीकर हैं बहुत ही डायनेमिक श्री सुनील पचार जी। उसके बाद मतलब आज आप पोस्टर पे देख रहे हैं हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मंत्री हैं आप। और आप भी थोड़ी देर में आके इस प्लेटफॉर्म को अपना आशीर्वचन देंगे, क्योंकि आज का सब्जेक्ट उनके मंत्रालय से रिलेटेड है। और अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए केवल पानी के लिए 2 लाइन बोलूंगा। जिंदगी को नाली में ना बहने दो, पानी बचाओ ये तुम्हें बचाएगा। हर बच्चा, बूढ़ा और जवान पानी को बचाकर बने महान। और अब मैं इनवाइट करता हूं हमारे आज के स्पीकर श्री सुनील पचार जी को। सुनील जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना है ये मुहिम छेड़ी है कि इस क्राइसिस में लोगों को ऑनलाइन जोड़ के और उनको एक्टिवेट करना है कि कैसे मेरे सपनों का भारत में हर आदमी अपना योगदान दे सकता है। जैसा कि मुझे आपने बताया था कि इस प्लेटफॉर्म का मकसद है कि सिर्फ इंडिविजुअल क्या कर सकता है, हमें ये नहीं सोचना है कि सरकार क्या नहीं कर रही या उसको करना चाहिए। इसका मूल मंत्र ये है, जैसा मुझे बताया, कि हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं अलग अलग हिस्सों में, और वही फोकस का पॉइंट है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पिछले 5-7 साल से पर्यावरण के संदर्भ में काम करता हूँ। और ये मेरा हमेशा से ये मकसद है कि हम क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। कि मैं ज़्यादातर को ये बताता हूँ हम क्या कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं कवर करता हूँ वो जैसा कहते हैं सामान्यतः कॉमन सेंस बेस्ड चीज़ें कवर करता हूँ। आज का जो मैंने विषय चुना है कि हम बार बार बोल रहे हैं जल है तो कल है, तो अब मैंने उसके आगे एक पंचलाइन ऐड की थी कुछ महीनों पहले कि कल जल कैसे होगा। जल है तो कल तो है, लेकिन हम सबको पता है कि हम बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं। 30-40% भारत में पानी नहीं है, कई इलाकों में एक दिन में एक बार भी नहीं मिलता है। तो जल कल कैसे होगा उसके समाधान और उसके मुद्दों की मैं बात करूंगा। और ज्यादातर चीजें मैं सिर्फ मेरा फोकस हमेशा ये रहता है कि आप क्या कर सकते हो अपनी इंडिविजुअल क्षमता में, वही कोशिश करूंगा। और हम कहाँ भटके हुए हैं, ये बहुत आपकी सबसे पहले खैर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बुलाया। मैंने 3-4 वीक पहले जब आपने, मुझे याद है आपने डालमिया जी को बुलाया था, रघुवरी डालमिया जी को जल पे ही बोलने का, मैंने उसमें हिस्सा लिया था, सुना था, बहुत अच्छी परिचर्चा थी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने रूरल पे फोकस किया था। मैं आज फोकस करूंगा अर्बन लैंडस्केप में क्या कर सकते हैं ज्यादातर, और उसी सिलसिले में मैं अब एक प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा। जी प्लीज करिए। तो सबसे पहले सारे दर्शकों के लिए मैं मेरा क्विक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम सुनील पचार है, वैसे कंप्यूटर इंजीनियर हूं 26-27 साल से। पिछले 7-8 साल से मेरी रुचि थोड़ी पर्यावरण में ज़्यादा है, तो मैंने एक ये वेंचर शुरू किया इको लिव,
जिसका मतलब ही है कि लिव इकोलॉजिकली, पर्यावरण के साथ समन्वय से कैसे रहा जा सकता है। और मूलतः 3-4 एरिया पे फोकस करते हैं। जैसे गुड़गांव में हम प्राकृतिक चिकित्सालय चलाते हैं कि आप अपनी हेल्थ को बिना दवाइयों के कैसे फिट रह सकते हैं, योग से, भोजन से। और पानी पे बहुत सारा काम कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से। वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं, और ऑर्गेनिक फूड और इस तरह के जो भी इकोलिव से संदर्भ रखती हैं वही चीज़ों पे काम करते हैं। 2020 के शुरुआत में मैंने एक मुहिम छेड़ी थी कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाएं, पानी को कैसे, बारिश के पानी को बचा सकते हैं। हमने एक मॉडल वैन जल शक्ति मंत्री जी से लॉन्च कराई थी, और गुड़गांव, अलवर, भिवाड़ी, जयपुर के काफ़ी स्कूल कैंपसेस को कवर किया था जागरूकता के लिए कि भाई कैसे आप अपना क्या कर सकते हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ को फोकस करता हूँ, आप और हम क्या कर सकते हैं, उसी पे हमारी एनर्जी लगनी चाहिए। अब यस। और अब अर्बन में मैंने पिछले 5-7 साल में गुड़गांव में काफ़ी सोसाइटियों में, कॉर्पोरेट्स में काम किया है, तो मेरे पास जो डेटा है वो वहीं से निकल के आया है, उसी को मैं दिखाते हुए बात करूंगा। तो ये हमारा मकसद है, ये मेरे अभियान का टाइटल था कि जल है तो कल है, लेकिन कल जल कैसे संभव। और बिल्कुल, बहुत सुंदर। किसी भी चीज की हम बात करें तो जैसे ग्लोबली प्रेजेंटेशन में एक तकिया कलाम यूज किया जाता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। तो मैं भी अपने प्रेजेंटेशन में कहता हूं कि हमारे पास 2 चीजें हैं, एक गुड न्यूज है और एक बैड है। मैं शुरुआत करता हूं पॉजिटिव से कि व्हाट इज पॉजिटिव अबाउट अस। तो पॉजिटिव है कि बाय डिजाइन इंडिया इज ए वाटर सरप्लस कंट्री। आप सबको ताज्जुब होगा कि ये सुन के, क्योंकि आप रोज कहीं टीवी पे, अखबार में जहां भी देखते हैं एक ही छेड़ते हैं, वहां पानी नहीं है, वहां तराई मची हुई है, वहां दिक्कत है। लेकिन बाय डिजाइन हम वाटर सरप्लस हैं। अगर आप सोच के देखेंगे तो हमारे कंट्री में भरमार है नदियों की, बारिश भी भगवान की दया से खूब होती है, माउंटेन भी है, हर तरह की चीजें हैं। आप अपने आप को कंपेयर करिए मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, इजराइल और बहुत सारे कंट्रीज, सिंगापुर, जापान, जो छोटे छोटे आइलैंड हैं जहाँ फ्रेश वाटर नहीं है। तो बाय डिजाइन, और हमारी शताब्दी, हमारी जो पीढ़ी है, आप मान लीजिए हमारा देश 10,000 20,000 साल से चला आ रहा है, फिर भी अगर अभी तक हमें पानी की कमी नहीं हुई तो डिजाइन में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा पॉजिटिव है जिसको हम सबको समझना चाहिए। तो नेक्स्ट नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है बाय आवर डीड्स इंडिया इज वाटर स्ट्रेस्ड। तो हिंदी में बोले तो हम हमारे कर्मों से, जैसे हमने पिछले 30-50 साल 60 साल जो भी मैं बोलूं, उसी में ज्यादा हुआ है। तो हमारे कर्मों की वजह से हम वाटर स्ट्रेस्ड है। डिजाइन आज भी वही है, तो हमें दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हम वाटर स्ट्रेस्ड क्यों हैं, मूल कारण क्या है वाटर स्ट्रेस होने के। उस पे मुझे तो 2 कारण, मेरे अनुभव से 2 दिखते हैं। पहला, हमारा यूसेज पैटर्न। हम ज्यादातर पूरे इंडिया में पानी को एक ही बार इस्तेमाल करने में विश्वास रखते हैं। कहीं से भी आप देखेंगे, ये एक डायग्राम दिखाया है, पानी को कुएं से ले रहे हो, नदी से ले रहे हो, नल से ले रहे हो, लिया, इस्तेमाल किया और उसको डंप कर दिया। तो ऐसा माना जाता है कि पूरे इंडिया का 70-80% पानी एक ही बार इस्तेमाल होता है, और उसके बाद में वो गंदा होके नाली में, नलों में, स्रोत में, नदी में, कहीं भी देर सवेर वो गंदा पानी करके छोड़ देते हैं। और सिटीज में कोशिश की गई है, पहल है पिछले 50-40 साल में, जिसको आपने सुना होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिनका मकसद होता है कि गंदे पानी को रिसाइकल करना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप्स में होता है रिसाइकल, और बड़े सिटीज में, टाउनशिप्स में होता है रिसाइकल। तो पूरे इंडिया का लगभग 40% पानी ही रिसाइकल होता है, और वो रिसाइकल वाटर होने के बाद उसका सिर्फ 25-30% ही वापस इस्तेमाल होता है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि हम बहुत सारी जगहों पे वाटर रिसाइकल कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, एनर्जी भी कर रहे हैं उस पर, लेकिन उसको रिसाइकल करने के बाद में हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर उसको डंप कर देते हैं। तो फिर ये एक बहुत बड़ा गैप है। आप देखेंगे तो कंट्रीज लाइक सिंगापुर, जापान, जो छोटे छोटे हैं, वो पहले फ्रेश वाटर है नहीं, समुद्र से डिसैलिनेट करते हैं, फिर उस पानी को बार बार रिसाइकल करते हैं, रीयूज करते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि वाटर जो है, अगर आप उसको इंजीनियरिंग के या साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो एक रिसोर्स है,
और किसी भी रिसोर्स की रिसाइकलिंग एफिशिएंसी मेजर की जाती है कि भाई उससे अगर आपने 1 किलो सोने को वापस गला के वापस सोना बनाएंगे तो कितना वापस मिलेगा, तो उसको बोला जाता है रिसाइकलिंग एफिशिएंसी। तो जनरली गोल्ड, कॉपर, इन सब की रिसाइकलिंग एफिशिएंसी बहुत हाई है, 95%। और तभी शायद हमारे पुराने वैदिक सिविलाइजेशन से भी अगर आप देखें तो इस तरह के मेटल्स यूज करते थे जिनकी रिसाइकलिंग, कॉपर की, ब्रास की रिसाइकलिंग एफिशिएंसी बहुत हाई है, उनमें लॉस नहीं होता। स्टील और जो आप धातु वगैरह बने उनमें रिसाइकलिंग एफिशिएंसी 60-70% है, पूरा वापस नहीं आ पाता है बहुत सारे। तो वाटर को अगर आप एज ए रिसोर्स माने तो वाटर की रिसाइकलिंग एफिशिएंसी 90 से 95% है। तो पूरा पानी आपने गंदे से गंदा पानी वापस रिसाइकल करेंगे, 100 लीटर में से 90-95 वापस मिल जाएगा, 98 डिपेंड करता है कैसा पानी है, बट उस दन और इसको असीमित बार रिसाइकल किया जा सकता है। आज इस्तेमाल किया, रिसाइकल किया, फिर इस्तेमाल किया, फिर रिसाइकल किया। तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि 4 बार 5 बार के बाद में ये रिसाइकल नहीं हो सकता, जैसे बहुत सारी धातुओं के साथ में होता है कि प्लास्टिक को आप 3-4 बार रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि हर रिसाइकलिंग में वो फर्दर डिग्रेड हो जाता है, तो उसकी सीमित है कि कितनी बार हो सकता है। वाटर के साथ में वो एक अद्भुत खूबी है कि वो n नंबर ऑफ टाइम्स रिसाइकल हो सकता है। एक तो ये हमारा यूसेज पैटर्न कारण है हमारी शॉर्टेज का, और दूसरा जो मैं कहता हूं बार बार, वाटर बैलेंस। हमें ज्यादातर को पूरे देश में ना वाटर बैलेंस के बारे में पता है, ना पढ़ाया जाता है, और ना ये तरीके से कहीं इम्प्लीमेंट होता है। वाटर बैलेंस अगर देसी भाषा में बोलूं तो अगर आप जिस जगह, मान लीजिए आप किसी घर में रहते हैं, आप हर महीने 10,000 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, तो साल का हो गया 1,20,000 लीटर। आपके यहाँ बारिश होती है, बारिश से कितना पानी आपकी छत पे, बिल्डिंग में, या जिस प्लॉट में रहते हैं उसके द्वारा जो पानी गिरता है उसको नापा जा सकता है। तो मान लीजिए आपके यहाँ बारिश हुई और उस बारिश के द्वारा 1,20,000 लीटर पानी आपकी छत में गिरता है, क्षमता है, और वो गिरता है। तो आपने उस पानी जो गिरता है उसको स्टोर कर लिया या जमीन में रिचार्ज कर दिया पूरे के पूरे को, तो आप बोले जाओगे वाटर बैलेंस न्यूट्रल, कि आपने 1,20,000 लीटर पानी जमीन में भेज दिया और 1,20,000 लीटर पानी इस्तेमाल कर लिया। ये वाटर बैलेंस न्यूट्रल स्टेट होती है। अभी हमारे जो पूर्वज थे वो ज्यादातर वाटर बैलेंस पॉजिटिव में जिए, क्योंकि वो जब बार बार कहते हैं कि आज जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा नहीं सींचा हुआ है, वो किसी ने पहले छोड़ा है हमारे लिए। पहले सारे पॉजिटिव रहे हमारी जनरेशन, फिर न्यूट्रल, और अब हम नेगेटिव जी रहे हैं। तो ज्यादातर आप अपना चाहे घर ले लेना, सोसाइटी, इंडस्ट्री, ज्यादातर हम नेगेटिव में हैं कि 1,00,000 लीटर हम जमीन में भेज रहे हैं और 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लीटर ले रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम ये क्राइसिस में हैं। और इसी संदर्भ में मैं आगे की स्लाइड बात करूं, ये 2 मुद्दे मुझे लगते हैं जो कारण है। अब जो मैं बताता हूं और मैं लोगों को कहता हूं कि हम कैसे वाटर बैलेंस पॉजिटिव हो सकते हैं, उसके लिए मैंने एक डिवाइस की अप्रोच जिसको मैं बोलता हूं 4R बेस्ड अप्रोच फॉर वाटर। पानी पे 4R लगाने चाहिए हर आदमी को, हर इंस्टीट्यूशन को, हर इंडिविजुअल, सोसाइटी, जिसको भी आप माने, और आप सिटी भी कह सकते हैं, देश भी कह सकते हैं। उसको स्केल अप, स्केल डाउन किया जा सकता है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिचार्ज। आगे मैं इसको और डिटेल में करूंगा कि पानी जितना कम हो सके उतना पहले रिड्यूस पे काम करें, फिर रीयूज, फिर रिसाइकल, फिर रिचार्ज। और इस मॉडल को अगर आज की मॉडर्न भाषा में बोले तो आजकल हम उसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। कि आपने कोई एक चीज बनाई, कपड़े से आपने वस्त्र बनाए, वस्त्र जब नहीं इस्तेमाल करने लायक रहे तो आपने उससे थैला बना दिया, जब थैला भी फट गया तो आपने उससे रग बना दिया। तो आप किसी चीज को डंप नहीं करें, कि रिसाइकल, अपसाइकल करते रहें, और कभी भी कोई वेस्ट, तो प्लास्टिक जो हम बार बार देख रहे हैं जो सब जगह आ जाए, वो सर्कुलर इकोनॉमी को होने नहीं देता। इवेंचुअली वो वेस्ट बनता है और जाके वाटर बॉडी में, सॉइल में गिरता है। अदरवाइज बहुत सारे मेटल्स और अगर क्लोथ देखें बहुत सारे, ये सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो मेरा 4R का मॉडल है, ये होलिस्टिक, कॉन्शियस एंड सर्कुलर अप्रोच पे बेस्ड 4R मॉडल है, जिसमें हम कह रहे हैं कि आपने पानी लिया और सबसे पहले जितना कम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको रिड्यूस पे काम करिए। रिड्यूस पे काम करेंगे तो आप अपना 20 से 30% पानी की रोज खपत कम कर सकते हैं। फिर जितनी बार पानी को हो सके रीयूज करिए, 10 से 20% पानी आप उससे बचा सकते हैं। और फिर आप रिसाइकल करिए पानी को, जितना बार रिसाइकल, और जितना रिसाइकल करें उसको पूरे को या मैक्सिमम को इस्तेमाल करें। और
फिर जो बारिश हो रही है आपके 1 महीना 2 महीना 3 महीने, उस पानी को जितना आप रिचार्ज कर सकते हैं स्टोर करिए या तो, या रिचार्ज करिए। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन है कि अगर आप रिड्यूस रीयूज रिसाइकल पे अगर इफेक्टिवली काम करते हैं तो हर घर वाला आज से अपने घर का 40-50% पानी कम इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। और अगर वो बारिश के दिनों में रिचार्ज पे काम करे तो वो अपना पानी का रिचार्ज 300-500% बढ़ा सकता है। और इन दोनों की अप्रोच से आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपका वाटर बैलेंस नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए और ये अप्रोच हर एक के लागू है। आज जो सुन रहे हैं वो अपने लाइफ में लागू करें, फिर अपने पड़ोसी दोस्त को समझाएं, फिर आप जिस शहर में रहें सरकार को, अपनी सोसाइटी को, टाउनशिप को, फैक्ट्री को इम्प्लीमेंट करना। मेरा अभियान पिछले 4-5 साल से है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक बनाओ और ये कड़ी चलती चली जाए, जितने लोग जुड़ते चले जाएं। पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है अगर हम 4R अप्रोच अपनाएं तो। अब पानी कैसे रिड्यूस रीयूज रिसाइकल की बात करते हैं, तो मैंने रिड्यूस रीयूज रिसाइकल पे रिड्यूस में हम हर घर वाला क्या कर सकता है इस पे मैंने, जब ये लॉकआउट शुरू हुआ था तो मैंने मेरी बच्ची को ऐसे ही कहा कि कुछ एक वीडियो बनाओ। मेरे एक मित्र हैं जो बैंगलोर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम करते हैं और इंडिया के नंबर 1, आज शायद कॉल में भी है, मैंने देखा, विजय सिसोदिया। उन्होंने एक कॉन्टेस्ट खोला था कि जैसा मैं कह रहा था कि अभी अर्बन लैंडस्केप में जो मैं कहता हूं कि 4R अप्रोच से आप पानी को रिड्यूस रीयूज रिसाइकल रीपर्पज और रिचार्ज रेप्लेनिश, ये 4R है। इसको क्विकली मैं कवर करता हूं कि फ्रेश वाटर जितना से जितना हम रिड्यूस करना चाहिए। कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, ये मैंने लिस्ट दी है नीचे। लो फ्लो डिवाइसेस जिसको एरेटर बोलते हैं, आप एरेटर लगा सकते हैं। 4R अप्रोच से अर्बन लैंडस्केप हो चाहे रूरल हो, हर आदमी को अपने निजी जीवन में हमारा दायित्व बनता है कि वाटर को हम 4R के तरीके से इस्तेमाल करें। 4R का मतलब है सबसे पहले रिड्यूस, जितना फ्रेश वाटर हो उसको रिड्यूस करिए। लो फ्लो डिवाइसेस एरेटर लगा के, हाफ ग्लास मूवमेंट सुना होगा, लीकेजेज हैं उनको बंद करिए, जहां हो सके मीटरिंग करिए। फ्लश में ड्यूअल फ्लश इंडिया में आए 15-20-30 साल हो गए, सबको मैंने देखा है बहुत सारी जगह ज्ञान नहीं है ड्यूअल फ्लश का पर्पज क्या है। आधा फ्लश मतलब 2-3 लीटर पानी जाता है, फुल फ्लश में 6 लीटर। यूरिनेशन पे आपको फुल फ्लश करने की जरूरत नहीं है। आरओ जहां जरूरत नहीं है, 500 से नीचे टीडीएस अगर आपका है तो आरओ नहीं चाहिए। म्युनिसिपल वाटर आ रहा है तो आपको आरओ नहीं चाहिए। और फिर वाटर को 3 तरीके से डिफाइन किया जाता है, फ्रेश, ग्रे और ब्लैक। फ्रेश का मतलब जो व्हाइट, और ग्रे मतलब जिसमें हमने थोड़ा बहुत साबुन मिला दिया, नहा लिए, हाथ धो लिया, और ब्लैक मतलब जो टॉयलेट या गंदा पानी है। तो व्हाइट वाटर को जितनी बार इस्तेमाल हो सके, आपने पिया, आधा गिलास छोड़ दिया, उस आधे गिलास से आप मॉपिंग कर सकते हैं, आप गाड़ियां धो सकते हैं, आप गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, आरओ के डिस्चार्ज को रीयूज कर सकते हैं, स्विमिंग पूल के वाटर को, रेन वाटर को आप रीयूज कर सकते हैं स्टोर करके। और रिसाइकल रीपर्पज इंडस्ट्रियल सेटअप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्रे और ब्लैक को हो सके तो ग्रे और ब्लैक को मिक्स ही मत करिए, क्योंकि ग्रे वाटर की रिसाइकलिंग 1/10 या 1/50 कॉस्ट पे हो सकती है। ग्रे वाटर रिसाइकलिंग बहुत आसानी से हो सकती है, ब्लैक वाटर रिसाइकलिंग मुश्किल होती है। अब अर्बन लैंडस्केप में मैंने देखा है, टाउनशिप्स में पूरा मान लीजिए दिन का वो 1 लाख लीटर ब्लैक वाटर जनरेट करते हैं, 3 लाख लीटर ग्रे वाटर जनरेट करते हैं। वो पूरा एक जगह मिला देते हैं तो आपको 4 लाख लीटर का ब्लैक वाटर को ट्रीट करने का एसटीपी चाहिए। अगर आप नया सोच रहे हैं तो 3 लाख लीटर का ग्रे वाटर रिसाइकलिंग बहुत कम में हो सकता है। ब्लैक वाटर को रिसाइकलिंग आपको अलग से 100, तो 2 सेटअप लगा सकते हैं। इंडिविजुअल घर बना रहे हैं तो घर में रिसाइकल ग्रे वाटर को अलग ले लीजिए, बाथरूम में मिक्स, उसको रिसाइकल करके फ्लशिंग में किसी में भी रीयूज कर सकते हैं। तो ग्रे और ब्लैक को आप विदाउट केमिकल्स रिसाइकलिंग होती है आजकल बहुत सारी जगह, वो कर सकते हैं। कम से कम एनर्जी यूज करके रिसाइकल करिए। यूज नेचर्स प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी फ्लो, कंटिन्यूसली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उनको अडॉप्ट करिए। वाटर को रिसाइकलिंग बेस्ट से बेस्ट करिए। और रिचार्ज, बारिश के पानी को जितना ज्यादा रिचार्ज कर सकते हैं उतना सबसे पहले तो स्टोर करिए, घर में स्टोर करिए, हार्वेस्ट करिए, और फिर उसके बाद में जितना ओवरफ्लो उसको जमीन में रिचार्ज करिए। मिनिमम रन ऑफ होना चाहिए, मैक्सिमम सॉइल में पर्कुलेशन होना चाहिए। कोशिश करो आप जो पिट्स बना रहे हैं उनको एफिशिएंसी पे फोकस करो कि जो मैं 1 लाख लीटर पानी भेज रहा हूँ वो जमीन में जा रहा है क्या। बहुत सारी जगह मैंने देखा है हम खड्डा खोद के सोचते हैं कि ये जा रहा है, लेकिन वो जाता नहीं है। तो इस पे ये 4R का अप्रोच है। अगर क्विकली बताऊं तो रिड्यूस पे काम करना, घर में आप 4 बाथरूम के नल के, वॉश बेसिन के
एरेटर बदल के आप 20-30% पानी बचा सकते हैं, और जो आपकी पूंजी लगेगी वो 1 से 6 महीने के अंदर पे बैक हो जाती है। तो ये एक प्रायोरिटी और आरओआई बता रहा हूँ। रीयूज पे काम करेंगे या रिचार्ज में हो सकता है आपकी कॉस्ट लगे, लेकिन उसका पे बैक 2 से 5 साल के अंदर अंदर है, पूरा इतना पानी आप बचा लेंगे। तो ये उसका एक टेंजिबल है। अब ये मैं एक टेंटेटिव हाउस होल्ड का यूसेज बता रहा हूँ। जनरली मैंने अर्बन लैंडस्केप में बहुत सारी सोसाइटियों में काम किया है, गुड़गांव में, जयपुर में और सिटीज में। तो उसके डेटा के बेसिस पे मैंने कंप्यूट किया है कि ब्रॉडली एक घर 800 से 1000 लीटर यूज कर रहा है। एक घर का मतलब है 2 अडल्ट 2 बच्चों वाला जो एक यूनिट है। और अगर आप देखेंगे तो 900-1000 लीटर का कंजम्पशन है, जो नेशनल एवरेज है 480-500 लीटर की, उससे डबल है। अब आप देखें तो ऐसे फ्यूचर में आप डेटा लगाइए, आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा पानी कहाँ जा रहा है, डिश वॉशिंग में, क्योंकि मकान ऊंचे हो गए, वाटर ग्रेविटी से ऊपर से आ रहा है, 30 मंजिल 40 मंजिल से हाई प्रेशर पे पानी आ रहा है किचन सिंक में 20 लीटर पर मिनट, 30 लीटर पर मिनट, और आप 20 मिनट बर्तन धोते हैं। तो आपके जो ग्राफ सबसे ज्यादा कंज्यूम है उस पर फोकस करें। देखिए हम कुकिंग और ड्रिंकिंग में दिन में 20-30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने उसमें 1 गिलास पानी बचाना चाहिए, लेकिन आधा गिलास आपने पिया, आधा पौधे में डाल दिया, उससे तो आधा लीटर या 200 ml बचा। लेकिन अगर आपने एक फ्लश भी पूरे दिन में अवॉइड कर दिया तो 7 लीटर बचता है। आपने डिश वॉशिंग अगर आधी फ्लो रेट पे कर दी तो 400 लीटर से 200 लीटर पे आ सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं इंस्टीट्यूशनल, जिनमें मैं सोसाइटीज के वाटर कंजम्पशन हाफ, 1/3, 1/4 ऐसे लेके आ गए सडनली इन, क्योंकि आप हाई प्रायोरिटी एरियाज पे काम करिए। मैं बाद में टुवर्ड्स द एंड बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं। तो ये एक इलस्ट्रेशन है कि कहाँ पानी कैसे कंज्यूम हो रहा है। अब मैं एक बहुत मंत्री जी बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं। वो मैं उनकी दुविधा भी समझता हूँ कि हमारे देश में वाटर की प्राइसिंग जो है एक हॉट पोटैटो है। लेकिन हम जो जागरूक सिटीजन्स हैं, जो हम पढ़े लिखे हैं, उनको ऐसा एक मूवमेंट छेड़ना चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि ये मैंने एक शीट बनाई है कि 4 आवर, जैसे कि मैं इसमें ये दर्शाना चाहता हूँ, सपोज करिए किसी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है लेकिन वो रिचार्ज कुछ नहीं कर रहा है, तो वो वाटर बैलेंस नेगेटिव है। लेकिन अगर किसी का कंजम्पशन ज्यादा है और वो रिचार्ज वाटर डबल कर रहा है, तो उसका तो वाटर बैलेंस पॉजिटिव है। सो द प्राइसिंग इन द कंट्री और देयर इंसेंटिव्स इन द कंट्री शुड बी बेसिस वाटर बैलेंस स्कोर। ये मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया है, अज्यूम किया है जैसे कि एक एरिया है 400 स्क्वायर मीटर का, और डेली कंजम्पशन एवरेज मैंने माना है 500 लीटर, एवरेज रेनफॉल मैंने गुड़गांव का ही पकड़ लिया 650 mm। इसको यूज करते हुए अगर आप देखेंगे तो अगर मेरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फर्स्ट कॉलम देखेंगे तो कोफिशिएंट 0.1 mm, 0.10% ही पानी को रिचार्ज कर पाता हूं, लेकिन मेरा कंजम्पशन जो है वो 3 गुना है। सो द कंजम्पशन फैक्टर इज 3 टाइम्स ऑफ द नेशनल एवरेज। आप जिसका कंजम्पशन कम है और जो बहुत सारा पानी रिचार्ज कर रहा है, तो उसका वाटर बैलेंस आप देखेंगे 0.52 है ग्रीन में। तो हमारे कंट्री में और मैंने उनको टैग दिया है कि वो इंस्पिरेशन है, तो उसका प्राइसिंग होना चाहिए 10 रुपए किलो लीटर, और जिसका वाटर बैलेंस नेगेटिव है 0.94 उसका 50 रुपए, ऐसे ग्रेडिंग। मैं एक टेंटेटिव इलस्ट्रेशन है कि फ्यूचर में अगर कंट्री को वाटर सेल्फ सफिशिएंट होना है तो द प्राइसिंग हैज टू बी वाटर बैलेंस बेस्ड, नॉट प्योरली कंजम्पशन बेस्ड। आप कंज्यूम कम कर रहे हैं लेकिन रिचार्ज 0 कर रहे हैं, या कोई कंज्यूम तो 1 लाख लीटर कर रहा है लेकिन रिचार्ज 3 लाख लीटर कर रहा है। एवरीथिंग हैज टू बी डेटा ड्रिवन। उसमें बेसिस होंगे, रिचार्ज करेगा तो मीटर लगा हुआ होगा, वो बताएगा कि मैंने इतना रिचार्ज कर दिया, इंटरनेट इनेबल्ड मीटर हो सकते हैं। और अगर आप देखें तो हमारे कंट्री का आज पॉपुलेशन, मैंने इनको डिफाइन किया है कि 10% रैकलेस है, जिसका 3 टाइम्स 4 टाइम्स वाटर कंजम्पशन है नेशनल एवरेज से। फिर 10% इन डिफरेंट स्टेट में जो दो गुना यूज करते हैं, 1.5 टाइम्स यूज करते हैं वो अनअवेयर पॉपुलेशन। बहुत बड़ा पॉपुलेशन है अर्बन लैंडस्केप में 40, उन्हें यही नहीं पता कि नेशनल एवरेज क्या है, मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो जी हम अगर ये ऊपर वाले जी 10% रैकलेस को हम नीचे ले आते हैं 10%, या 40% वाले अनअवेयर को हम नीचे ले आते हैं, एवरेज में ले आते हैं, तो कितना पानी बच जाएगा। और ये एक इलस्ट्रेशन है, डिटेल में समझने के लिए कोई भी जो आपके ऑडियंस हैं वो मेरे से बाद में पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा। लेकिन हमारे को फ्यूचर डायरेक्शन इस पे जाना है। अब मेरी लास्ट स्लाइड है जिसमें बात करता हूं कि देश में वाटर में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। मेरे बाद में गजेंद्र जी मंत्रालय के हिसाब से और बताएंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी। देखिए हमारे देश में 1100 से 1200 mm बारिश होती है, विच मीन्स बहुत सारी बारिश होती है, जी कम नहीं होती। लेकिन हम 70, 80, 90% तो रन ऑफ में ही चला जाता है। बहुत हम हार्वेस्ट और रिचार्ज बहुत कम परसेंटेज कर रहे हैं।
ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी एरिया में आप जी एंटरप्रेन्योर हैं, ज्यादा से ज्यादा रिचार्ज करिए, ज्यादा से ज्यादा हार्वेस्ट करिए, गुंजाइश बहुत है। 10 से आप 90-100% तक जा सकते हैं। हम रिसाइकल पूरे कंट्री में सिर्फ 30-40% जी वाटर करते हैं, हम उसको 70 कह सकते हैं, 80 कर सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहें वाटर रिसाइकलिंग में, या जो एग्जिस्टिंग वाटर है उसका वेस्ट वाटर को कम रिड्यूस करके और एफिशिएंट करना चाहें। हम रिसाइकल वाटर को रीयूज जी बहुत कम करते हैं, 30% ही रिसाइकल वाटर रीयूज होता है। हम उसको, अगर आप में से कोई कंस्ट्रक्शन में है तो कंस्ट्रक्शन में फ्रेश वाटर मत यूज करिए, हॉर्टिकल्चर में फ्रेश वाटर नहीं चाहिए, फ्लशिंग में फ्रेश वाटर नहीं चाहिए। आप, हमारी 50% नीड सिटी की पूरी रिसाइकल वाटर से फुलफिल हो सकती हैं। रोड्स बनती हैं सब जगह पे, जहां पे भी आपको लगे तो रिसाइकल वाटर इज ए गुड रिसोर्स। अर्थ पे 70% वाटर है, जी जी और हमारी बॉडी में भी जी 70% वाटर है, और हमारे कंट्री में 70% वाटर स्ट्रेस सिचुएशन में रह रहे हैं। तो कितना दुर्भाग्य की बात है। ये आप उसको जी। पॉजिटिवली दे सकते हैं आपके आपके सपनों के भारत की टीम की, भाई ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं ये 70% यस यस, बिल्कुल, मैं कैसे अभी इनको उसी पे मैं। आ रहा हूँ। आप जल्दी से खत्म और करें तो हम ना फिर लास्ट डिटेल में पॉइंट आपको सुनेंगे आपका। लास्ट पॉइंट मेरा, जी 70% हमारे हेल्थ के डिसऑर्डर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारी बीमारियां हैं, वर्ल्ड ओवर का रिसर्च है, 70% ऑफ द एलिमेंट्स आर बिकॉज ऑफ वाटर। तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। बस यही मेरा है, मेरा बहु- मैं अपनी बात बहुत बहुत अच्छा, एंड करता हूँ। बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया, और आपने इन शॉर्ट हमारे को समझाया कि पानी क्या है। और इसमें मुझे भी छोटा सा याद आ गया, और फिर मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन एक रखेंगे। श्योर श्योर। अभी अभी मेरे पास लेटेस्ट एक मन में मैसेज, मतलब ख्याल आया है। जिसे अब तक न समझे वो कहानी हूं मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूं मैं। और मैं अब आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मंत्री जी गजेंद्र शेखावत जी को। थैंक यू। प्लीज। पर मुझे लगता है कुछ जी टेक्निकल सर। एरर था, उसके कारण से शायद पहले आवाज ठीक से ट्रांसमिट नहीं हो रही थी, पर मैं सुनील जी का शानदार प्रेजेंटेशन सुन जी रहा जी था, बिल्कुल एंड आई अप्रिशिएट एंड एडमायर सर। हिज जो पानी को लेकर के इनका पैशन है। आई रियली रियली एडमायर, एंड दिस इज व्हाट द थिंग व्हिच इज द की फैक्टर। जो जी 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 पानी के लिए सबसे क्रिटिकल चीज अगर वो है कि पानी को लेकर के पैशन हम पैदा कर सकें। जी अभी जब आप बात कर रहे थे विपिन जी, तब आपके मन में आपने अपने जी कुछ ख्यालों की बात की कि और कहा कि पानी की कीमत को हम सबको समझना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ धीरे धीरे पानी को लेकर के इस तरह की परिस्थिति जो जी है कल्पना बनी कि लोग घर में ये कहते हैं कि पैसा पानी की तरह बाहर है, कोई चीज व्यर्थ खर्च करे। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब हमको ये कहना चाहिए कि पैसे को पानी को पैसे की तरह बचाएं। और अगर हम यस पानी को पैसे की तरह बचाना शुरू कर देंगे तो हम, मुझे लगता है कि ये जो 4 आर कंसेप्ट या 4 वाटर कंसेप्ट की जो बात करते हैं, 4 आर कंसेप्ट की बात अभी सुनील जी ने की, और बहुत सारे लोग 4 वाटर कंसेप्ट की भी बात करते हैं जी कि, और वो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें चाहे किधर से भी बात करो घुमा फिरा करके सारी चीज़ें एक ही है। जी कुल मिलाकर के मोटा विषय ये है कि हम सब जानते हैं, जैसा अभी सुनील भाई बता रहे थे कि पानी कितना क्रिटिकल है। हमारी बॉडी का 70% पानी है, दुनिया में 70% पानी है, और जी जो है दुनिया के पानी, कुल पीने का पानी जो दुनिया में आउट ऑफ दैट 70% वाटर विच इज़ अवेलेबल, जी उसका जो है पोर्टेबल वाटर इज ओनली लेस देन 3%। और जी उसमें भी जो है हमारे स्नो के रूप में या ग्लेशियर्स के रूप में जो हमारे पानी है, उसको अगर हम एक साइड में कर दें तो वी आर हैविंग लेस देन 1% ऑफ द पोर्टेबल वाटर ऑफ द टोटल वाटर व्हाट वी आर हैविंग ऑन अर्थ। तो जी इसलिए पानी बहुत क्रिटिकल हो गया है, और हिंदुस्तान के लिए और भी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि हमारे पास में दुनिया की जो है वो ऑलमोस्ट 18% पॉपुलेशन है, और लगभग 20% हमारे पास जो है वो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। और जी लाइव स्टॉक पॉपुलेशन और हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन के जो है इतनी होने के अगेंस्ट में हमारे पास में कुल पानी ग्लोबल पोर्टेबल वाटर का केवल 4% है। सो जी दैट वे जो है हमारी चुनौती बहुत बड़ी है। अगेन ये चुनौती और भी ज़्यादा बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ अब इसी जो आज प्रेजेंट का बेस है इसके कंपैरिजन में होगी। अगर जी 50 साल पहले की हम बात करें
आज से 50-60 साल पहले की जब डेटाबेस अवेलेबल है तब का पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी उस समय हिंदुस्तान की पॉपुलेशन प्लस टोटल वाटर व्हाट वी रिसीव फ्रॉम नेचर, जो बरसात से आता है या बर्फ के माध्यम से आता है या इंटरनेशनल बेसिन से हिमालयन स्ट्रक्चर में हमारे पास में आता है, जी वो पानी जो है वो पानी हमारा 5,500 क्यूबिक मीटर के आसपास हमारा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी। और जी वो घट करके इस 70 साल में या 60 साल में अगर हम माने तो घट करके अब 1540 क्यूबिक मीटर हो गया। 1500 क्यूबिक मीटर से नीचे अगर जाता है तो वो वाटर स्ट्रेस कंडीशन ऐसा लोग मानते हैं, और ये हाइपोथेटिकल है। जी और अगर इसको हम उल्टा देखें तो पानी की अवेलेबिलिटी 70 साल पहले थी उतनी ही है, बरसात उतनी ही होती है, बर्फ से उतना ही पानी आता है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन उसके कंपैरिजन में इतना गुना बढ़ गई। ओके और पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ने से पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी घटी है। और अब क्योंकि हमारा बेस ये है, इसी के कंपैरिजन में अगले 50 साल में पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो इसे करेक्ट इतना ही पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो हमारे आने वाले समय में 50 साल बाद में 2 जनरेशन बाद में हमारी क्या परिस्थिति होगी, इसकी कल्पना करना अपने आप में भयावह है। जी इसलिए हमारी आज की तारीख में आवश्यकता है कि हम, और इससे भी बड़ी हमारी चुनौती इसलिए हुई है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हमारे अब बिल्कुल सामने है, हमको सबको दिखाई दे रहा है, हम सब बिल्कुल अपने डोर स्टेप पर क्लाइमेट चेंज को महसूस कर सकते हैं। जी और क्लाइमेट चेंज के इतने विजिबल इम्पैक्ट्स हैं, उसका जो है असर सबसे ज्यादा बारिश पे पड़ा है। जी बारिश इरेटिक हो गई है, स्कैंटी हो गई है, एक जगह बरसात होती है नहीं होती, दूसरी जगह नहीं होती। हम सब लोगों को, जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे बड़े उम्र के लोग हैं, जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग इस प्लेटफॉर्म पर अभी सुन रहे होंगे, हमने अपने जी बचपन में ज़रूर देखा होगा, हमको याद होगा कि बरसात के महीने 3-4 महीने तक चला करते थे। सावन बरसात का पूरा महीना गिना जाता था, सावन बिल्कुल के भादवे की बरसात, और ये सब जो है हमारी स्मृति में कहीं ना कहीं होगा। अब आप जी आज की तुलना में देखिए कि आज एक दिन बरसात होती है, पूरे साल भर में आपको जो है कम से कम पूरे बरसात के सीजन में 15, 20, 25 ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि जहां एक दिन में, एक घंटे में या कुछ घंटे में उस पूरे प्रदेश के एवरेज से दुगना बरसात हो गई। राइट तो ये जो है, ये इरेटिक रेनफॉल पैटर्न जो है, और आज जो परिस्थिति है उसको अगर हम एनालाइज करें तो पूरे देश भर में हमारा टोटल रेनफॉल डेज जो है वो घट करके 30 दिन हो गया है। तो हमारा टोटल जितना पानी बरसात से आता है वो केवल 30 दिन में आता है। अब हमारी नदियां सारी जितनी भी पैरेनियल रिवर्स हैं उसमें से जी ये जो हिमालयन स्ट्रक्चर की नदियों को छोड़ दे, बाकी किसी भी नदी में बर्फ से पानी नहीं आता, जो है जी बरसात का पानी आता है। जी डिफॉरेस्टेशन, कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट के कारण से ये हो गया कि रन ऑफ जो है, जिसकी बात अभी सुनील भाई कर रहे थे, वो इतना फास्ट हो गया कि पानी आता है और तेज से बह करके निकल जाता है। जी मुझे याद है पिछले साल 18 सितंबर में मैं बस ट्रैवलिंग में जो है राजकोट से मुंबई गया था, राजकोट से मुझे दिल्ली आना था, सुबह एक पब्लिक फंक्शन के लिए गया था, जी और वापस दिल्ली राजकोट कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी, सो राजकोट से आई टू के फ्लाइट टू मुंबई, एंड मुंबई टू मुझे दिल्ली आना था। जी मुंबई जब मैं रात को 10:30 बजे की फ्लाइट में मुंबई से दिल्ली आने के लिए जब बैठा, उसमें राइट बिफोर टेक ऑफ से जस्ट पहले जब हवाई जहाज टैक्सी हो रहा था और टेक ऑफ होने वाला था, उस समय में मेरा जी फोन बाय द वे चालू रह गया था। एयर होस्टेस के कहने के बाद में मैंने उसको एरोप्लेन में मोड पे नहीं कर पाया, कुछ पढ़ रहा था। सडनली मेरी घंटी बजी, फोन की, एंड आई हैड ए कॉल, मेरे सेक्रेटरी का फोन था, और उन्होंने फोन उठाते मुझे कहा, सर तबाही होने वाली है और गांधी सागर बांध ओह माय गॉड टूटेगा ऐसी संभावना है। चंबल नदी पर जो सीरीज ऑफ ओह डैम है उसमें गांधी सागर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा बांध है, उसके बाद में फॉलोड बाय 3 मोर डैम्स, 3 लार्ज रिजर्वायर जो है वो राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, और उसके बाद में कोटा का बराज जो है, ये चंबल नदी पर बड़े बांध है कि गांधी सागर बांध टूटेगा, इतना कहा। जी और जो है क्योंकि हवाई जहाज टेक ऑफ कर गया था, सो आउट ऑफ नेटवर्क हो गया। मुझे लगता है कि वो 2 घंटे मेरे जी लिए जो है वो मेरी जिंदगी की जितनी लेंथ मुझे महसूस नहीं हुई 50 साल में, उससे ज्यादा मुझे वो 2 घंटे लंबे लगे थे कि 2 घंटे तक मैं यस कितनी वेरी राइट कल्पनाएं मैंने की कि गांधी सागर टूटने का मतलब क्या होता है, नीचे कितने बांध हैं वो टूटेंगे, वहां से लेकर के पटना तक जाकर तक उसका इम्पैक्ट होगा, मैं वो पूरी कल्पना 2 घंटे तक उसकी करता रहा। जैसे मैंने दिल्ली में रात को 12:30 बजे लैंड किया,
ग्राउंड के टच होते ही फोन वापस बजा एंड आई हैड अ कॉल फ्रॉम होम मिनिस्टर दैट भारी तबाही होने वाली है, तुम इमीडिएटली ऑफिस जाओ, सारे प्रिकॉशन के लिए जितने मेजर्स लेने हैं वो सब लो। फिर हमने वो सब किया, मैंने पता किया ऑफिस जा करके, मध्य प्रदेश में बात की, चीफ मिनिस्टर को जगाया रात को 12:30 बजे नींद में से कि 1 बजे नींद में से कि आप उठो और तुरंत अपनी डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम को एक्टिवेट करो। आई वॉज अप्राइज्ड बाय द मध्य प्रदेश और मेरे CWC सिस्टम के द्वारा कि 3 घंटे में इतनी बरसात हुई है कि जो उस एरिया का एवरेज है उससे दुगनी बरसात हो गई है। जो पिछले 100 साल की हम जो भी कोई बांध बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो 100 साल में मैक्सिमम बरसात जिस साल हुई है उसको लेकर के उसके स्पिलवे और उसका सारे टेक्निकली उसको डिजाइन करते हैं। उस बेस पे अंग्रेजों ने जब बनाया था तो 5 लाख क्यूसेक उसकी कैपेसिटी मानी थी कि 5 लाख क्यूसेक मैक्सिमम बरसात से पानी आ सकता है भरने के बाद, तो स्पिलवे बनाया 5 लाख क्यूसेक कैपेसिटी का। एंड यू विल बी सरप्राइज कि उस दिन 20 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है। तो बांध ओवरटॉप होना, टूटना अलग बात है, भगवान की कृपा रही, बांध नहीं टूटा, बच गए और बहुत बड़ा नुकसान होने से टल गया। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स हम लोगों को बहुत सारे देखने को आते हैं। पिछले साल ही ऐसा हुआ कि भाखड़ा नांगल स्ट्रक्चर में एक दिन जो है मुझे, क्योंकि वो हम लोग मॉनिटर करते हैं, तो मुझे बताया गया कि सब रात में भाखड़ा डैम का लेवल जो है 17 फुट बढ़ गया है एक रात में, और पीछे से कोई भी पानी नहीं आ रहा है। केवल भाखड़ा बांध के ऊपर इतनी बरसात हुई कि बांध का आप कल्पना कीजिए कितनी बरसात हुई होगी कि 17 फुट भाखड़ा बांध का लेवल बढ़ गया। सो ये जो इरेटिक रेनफॉल पैटर्न है, इसने जो है हमारी चुनौती को और भी बढ़ा दिया। और इसकी जो है आज तक हमने पानी को एज ए रिसोर्स देखा, और उस रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा हम कैसे सप्लाई कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हमने काम किया। अब जो है हमको सप्लाई साइड मैनेजमेंट से ऊपर उठना पड़ेगा, हमको आगे जा करके हमको डिमांड साइड मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, जिसकी चर्चा अभी सुनील जी ने की है। करेक्ट। अब समय आ गया है कि हम डिमांड साइड मैनेजमेंट पे अगर काम नहीं करेंगे तो फ्यूचर हमारा जो है वो बहुत प्रॉब्लम में होने वाला है। सरकार के स्तर पर हमने डिमांड साइड मैनेजमेंट के लिए बहुत एग्रेसिवली पहली बार इस देश में आजादी के बाद में पहली बार हमने काम करना शुरू किया है कि अब हमको पानी कम करना पड़ेगा। उसके लिए हम जो है किस तरह से पॉलिसीज बनाएं और किस तरह से पार्टिसिपेटिव पानी का मैनेजमेंट करें। और अभी जब कभी भी पानी की बात करते हैं, हम इजराइल की बात करते हैं, इजराइल जितना दूर जाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में मैं आपको कम से कम, अभी मेरे पास समय की सीमितता है, वरना मैं 100 एग्जांपल्स आपको बता सकता हूं जहां पर एक व्यक्ति ने काम किया होगा, एक पंचायत ने काम किया होगा, एक सोसाइटी ने काम किया होगा, एक NGO ने काम किया होगा, या किसी एक सरकार ने काम किया होगा। ठीक से उसने पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे काम किया, तो वहां पर उस जगह का कायाकल्प हो गया। चाहे पिपलांत्री से लेकर के और जो है लामपोडिया से लेकर के रालेगंज सिद्धि से लेकर के, ऐसे में जो है सैकड़ों एग्जांपल्स देश भर के दे सकता हूं। इसलिए अब जो समय है वो आवश्यकता है कि हम इसके लिए कितना अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने निश्चित रूप से इस पे काम करना प्रारंभ किया। अब की बार उन्होंने जो है वाटर की इंपॉर्टेंस को समझते हुए जल शक्ति मंत्रालय एक इंटीग्रेट करके बनाया, और न केवल एक मंत्रालय बनाया अपितु खुद ने भी पहले मन की बात कार्यक्रम में लोगों को पानी की महत्ता, संचय, संरक्षण और सही उपयोग, इसके बारे में बात किया। और उसके बाद में उन्होंने ही टुक एन इनिशिएटिव कि उन्होंने देश के सारे सरपंचों को चिट्ठी लिखी। 12 लैंग्वेजेस में हमने लगभग 2.5 लाख लेटर्स पोस्ट किए। प्रधानमंत्री ने उनसे आग्रह किया कि आप एक ग्राम सभा जो है वो केवल जल के विषय को लेकर के अपने गांव में करें। यू विल बी सरप्राइज कि 1.5-2 लाख मीटिंग्स हुई, और उन मीटिंग्स के बाद में बहुत चेतना जागृत हुई। हमने 256 जिले जो अंडरग्राउंड वाटर जहां स्ट्रेस्ड है, अभी सुनील भाई बात कर रहे थे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज की, आज देश की 65% डिपेंडेबिलिटी आज भी अंडरग्राउंड वाटर पर है। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि पंजाब जैसा प्रदेश जिसमें इतनी नदियां हैं, इतनी नहरें, पंजाब का भी जो है आज भी पंजाब की वाटर इरिगेशन जो है उसका 70% इरिगेशन जो है दैट इज थ्रू अंडरग्राउंड वाटर, और देश का 65% टोटल इरिगेशन जो है वो जमीन के पानी में है। भारत में पिछले 40 साल में जितना इरिगेशन कमांड एरिया बढ़ा है, उस कमांड एरिया का 80% जो है वो जमीन के पानी से बढ़ा है। हमारे सरफेस वाटर की रिजर्वायर कैपेसिटी कंपैरेटिवली बहुत कम है। 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो हमारे पास में हर साल आता है, उसके अगेंस्ट में हमारी कैपेसिटी जो है वो आज भी हमारी रिजर्वायर कैपेसिटी, जो हमारी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है ओवर द ग्राउंड, वो आप जो देश का सबसे बड़े बांध से लेकर के
अपने गांव में जो सबसे छोटे जोड़ या पोखर की आप कल्पना कर सकते हो, वो सब मिला करके 250 क्यूबिक मीटर, बिलियन क्यूबिक मीटर, 1/8 पोर्शन भी हम नहीं रोक पाते हैं। और आज हम सब इस बात को जानते हैं कि देश में जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह से आबादी बढ़ी है, जिस तरह से लैंड एक्विजिशन मुश्किल हुआ है, एनवायरनमेंट के जो है एनवायरनमेंट जो है एक्टिविस्ट की के कारण से जिस तरह से चुनौतियां बढ़ी हैं, वो बिल्कुल राइटफुल भी है। उसके कारण से आज ये परिस्थिति है कि हम नया बांध बनाने की, बड़ा बांध बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम डिमांड साइड को मैनेज करें। आज इजराइल जैसा देश 100 मिलीमीटर बरसात के ऊपर जो है वो वाटर सरप्लस नेशन हो सकता है, वाटर एक्सपोर्टिंग नेशन हो सकता है, तो हम 1168 मिलीमीटर पे क्यों नहीं हो सकते। और अगर डिमांड साइड मैनेजमेंट करना है तो हम जब कभी भी बात करते हैं, अभी जब सुनील भाई बात कर रहे थे, इन्होंने भी शुरू किया कि वाटर को वेस्ट मत करो, यूरिनल में कम पानी बहाओ, दाढ़ी करते बनाते टाइम नल को बंद कर दो। सबसे पहले गाज मुझे लगता है कि अभी भी महिलाओं पे गिरती है कि सप्ताह में 1 दिन शैम्पू करो, ज्यादा पानी तुम भी वेस्ट करती हो, बर्तन धोते टाइम तो बहुत पानी वेस्ट करती हो। मैं पक्का मानता हूँ कि पानी बचाना चाहिए, वहां भी एक एक बूंद पानी बचाने की आवश्यकता है, लेकिन हमको साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि केवल डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ वाटर इज ओनली 6% ऑफ द टोटल वाटर व्हाट वी कंज्यूम। सेकंड गाज इंडस्ट्री पे गिरती है कि इंडस्ट्री को रिसाइकल वाटर यूज करना चाहिए, इंडस्ट्री वाटर वेस्ट कर रही है, सबसे पहले पानी कम होते ही इंडस्ट्री का कनेक्शन बंद कर दो। अभी एनजीटी ने ऑर्डर कर रखा है कि जो क्रिटिकल जोन्स हैं, सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल, ओवर एक्सप्लॉइटेड कोई भी है, ओईसी में जहां कहीं भी है वहां सब जगह इंडस्ट्री को नया लाइसेंस मत दो, और जो पुराना है उसका रिन्यूअल मत करो। अब ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 10,000 लोग काम कर रहे हैं, 50 साल से काम कर रही है, उस इंडस्ट्री का पानी का लाइसेंस हम रिव्यू, उसका अंडरग्राउंड वाटर निकालने का लाइसेंस हम रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, वो इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है। जबकि इंडस्ट्री टोटल पानी कितना कंज्यूम करती है? 5%। 89% वाटर इज यूज बाय एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के पानी बचाने की दिशा में ठीक है हम लोगों ने जो है स्प्रिंकलर सिस्टम पे और जो है स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम पर काम किया होगा, लेकिन आज भी हम उसमें जो है वो नेसेंस स्टेज पर है एकदम, और हमारा एवरेज वाटर कंजम्पशन जो है वो सबसे ज्यादा है। और वाटर्स आर कंसिडर्ड द लीस्ट प्रोडक्टिव वाटर्स इन द वर्ल्ड। आज देश में, भारत जैसा देश जिसमें पानी की इतनी कमी है, जैसा मैंने कहा इतनी बड़ी चुनौती है, उस देश की यह परिस्थिति कैसे हो सकती है कि हम दुनिया का सबसे ज्यादा पानी उपभोग करने वाली खेती करते हैं। आज भारत में 1 किलो चावल उगाने के लिए 5600 लीटर वाटर की जरूरत पड़ती है, और चाइना उतना ही चावल जो है 350 लीटर पे उगाता है। और हम उसके उपरांत भी हम पिछले जो है हम देश में लगभग 20 करोड़ टन चावल जो है सरप्लस उगाते हैं, जो हमारा एक्सपोर्ट प्लस हमारा इंडिजीनियस, हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, 20 करोड़ टन ज्यादा है। अब 20 करोड़ को 5600 लीटर से मल्टीप्लाई करो, सारे देश की महिलाएं जितना पानी शैम्पू करने में और किचन में बहाती है, उससे ज्यादा पानी तो सिर्फ चावल का सरप्लस करके आप वेस्ट करते हो। सो हमको वी विल हैव टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। सरकारें निश्चित रूप से उस दिशा में कुछ काम कर रही हैं, थोड़ा काम करना, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शंस को आप जानते हो कि कितने बड़े हैं, और किसान कितना सेंसिटिव, एग्रीकल्चर कितना सेंसिटिव सब्जेक्ट है। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज, अगर सरकार के बजाय समाज ले, तो हम साथ मिलकर के, सरकार और समाज साथ मिलकर के इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी तो हमेशा ये बात करते हैं कि जल का विषय जब जन जन का विषय बनेगा तो अपने आप इस समस्या का समाधान हो जाएगा। हम जो है हम इस समस्या का समाधान तभी कर पाएंगे जब पीपल्स वॉइस उसके लिए बने, लोग सामने आकर के कहेंगे नहीं अब हमको पानी बचाना है, हमारा पानी आप वेस्ट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर को भी करना शुरू करें, और यही क्वेश्चन सरकार को भी करना शुरू करें, तो तुरंत इस समस्या का समाधान होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप जैसे लोग और ये सुनील भाई जैसे लोग जो करते थे, टेक्नोलॉजी का काम करते थे और कॉल सेंटर बनाते जो है पानी बचाने लग गए हैं, तो मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर चले। मैं एक और बिल्कुल सर, जब ये लॉकडाउन हुआ था उससे पहले मैं ट्रैवल कर रहा था, एक दिन हवाई जहाज में बैंगलोर से दिल्ली आ रहा था, इंडिगो की फ्लाइट में मेरे साथ में एक जो है बाकी दोनों सीट्स पर एक बहन जी और उनकी छोटी सी बच्ची बैठी थी जी, और उन्होंने जब एयर होस्टेस ने वो एक गिलास पानी ला करके इंडिगो की फ्लाइट में सबको दिया, मैंने अपना पानी पिया, मैं किताब पढ़ रहा था, पानी पिया, ग्लास को क्रश करके आगे सामने की पॉकेट में रख दिया। वो बहन जी ने एक घूंट पानी पिया, अपना ग्लास रख लिया, उस बच्ची ने भी अपना पानी आधा ग्लास पी करके अपना पानी रख लिया, अपनी ग्लास रख ली थी। थोड़ी देर में जब वो ट्रैश कलेक्ट करने के लिए आई
तो मैंने देखा कि उस बच्ची ने अपना पूरा पानी खत्म किया, और मैं जो है ग्लास लेकर के, मेरे हाथ से भी ग्लास लिया, लेकर के, छोटी सी बच्ची थी, कोई 5-6 साल की मुश्किल से बच्ची होगी, उसने जी मेरा ग्लास और खुद का ग्लास दोनों लेकर के, और उसके जो ट्रैश की जो उसका बैग था उसमें डाला। उनकी माताजी ने वो ग्लास उठा करके एक घूंट पानी पिया, वो डालने को लगी, तो उस बच्चे ने कहा कि मम्मा सॉरी, आप पानी वेस्ट नहीं कर सकते, मोदी जी ने मना किया है। तो ये अवेयरनेस अगर हम यस नेक्स्ट यस जनरेशन में ला सकते हैं, और ये यस, जनरेशन दिस इज अगर नेक्स्ट रिक्वायर्ड, जनरेशन में आ दिस रही इज है, रिक्वायर्ड, इज वेरी मच तो रिक्वायर्ड। निश्चित रूप से जो है आने वाला समय सुखद होगा। हम जी जिस तरह की टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, जितना रीयूज पर बात कर रहे हैं, रिसाइकल पे बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक एक बूंद पानी बचाना और एक एक बूंद पानी को रिसाइकल करना, पानी एक एक बूंद पानी बनाने के बराबर है। टेक्निकली ऐसा वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि पानी, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम, चाहे वो समुद्र में खारे पानी के रूप में होगा, हमारे जो है नॉन ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज में होगा, नॉन पोर्टेबल वाटर रिसोर्सेज में होगा, या अर्थ पे, इट रिमेन्स सेम। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम एक बूंद पानी बचाते हैं या एक बूंद पानी रिसाइकल करते हैं, तो हम एड ऑन करते हैं एक बूंद उसमें, हम एक जी बूंद उसमें फ्रेश वाटर के सोर्स में एड ऑन करते हैं। तो हमको इस दृष्टिकोण से सबको काम करने की आवश्यकता है। हमने एक अभी बहुत बड़ी स्कीम जो है 6-7 स्टेट्स जो जहां सबसे ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन है, उन स्टेट्स में हमने एक 6,000 करोड़ रुपए की स्कीम चालू की है, और वो हम पायलट बेसिस पर उन 6 प्रदेशों में कर रहे हैं जो ज्यादा क्रिटिकल है। ऐसे 6 प्रदेशों में वहां हम पार्टिसिपेटरी जी मैनेजमेंट के ऊपर लोगों के साथ मिलकर के जो है धरातल पर इसी दृष्टिकोण से काम करेंगे। और उसमें क्योंकि हमने ये रखा है कि उसमें ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं, जी एनजीओ, सब लोग मिलकर के इसके लिए काम करें। देश में बहुत सारे एनजीओ ने बहुत अच्छा काम किया भी है। विद दैट एक्सपीरियंस हमने उनको भी साथ लेकर के काम करने का निर्णय किया है। आप में से सब लोग भी, जी बहुत सारे लोग इस विषय में काम करते हैं, मैं चाहूंगा कि उसमें आप लोग भी सब जुटें। वैसे भी इस बार जो है ये साल जो है बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जी केवल इसलिए नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है, इम्पोर्टेंट इसलिए है जी कि अब की बार नरेगा का बजट जो है वो 40,000 करोड़ रुपए इंक्रीज हुआ है। 1,01,000 करोड़ रुपया नरेगा का जी बजट है, और 1,01,000 करोड़ रुपए में जी से मोदी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने तय कर दिया था कि 65% पैसा जो है वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पर खर्च होगा, उसी के लिए एसेट क्रिएशन करना जी पड़ेगा। तो वो अभी मैं पिछले 4 साल का मैंने डेटा देखा, तो नरेगा में वाटर हो रही है, कोई अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज, और बाकी लोग। जहां वाटर की जहां वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है उसको, और जहां हमने काम किया उसको ओवरलैप किया, तो पता लगा कि उसमें बहुत गैप है। जहां वाटर स्ट्रेस्ड एरिया जी वहां काम होने के बजाय दूसरी जगह पे पानी पे काम हो रहा है। तो ये इसको हमने जो है आपके सिंथेसाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी बेस इस पे काम करें। तो इसके लिए मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया, उस पे अभी जो है ये जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज अनाउंस हुआ, उसमें उन्होंने जियो स्पेशियल डेटा को फ्री कर दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट जो है फ्री जियो स्पेशियल डेटा लेकर के उसके बेस पर रिचार्ज के लिए हमको कहाँ क्या काम करना है इसको स्टडी कर सकती है। और साथ ही साथ में हमने जो है बहुत तेजी के साथ में देश के जमीन के अंदर जो एक्वाफर सिस्टम है उसको स्टडी करने का काम किया है। सो व्हाटएवर वर्क वी डू इज टू बी डन विद द साइंटिफिक बैकअप, ताकि हम जो है जो काम करें उसका पूरा रिजल्ट मिले। क्योंकि ये साल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि निश्चित रूप से अवेयरनेस बढ़ी है। अब 65,000 करोड़ रुपया केवल वाटर रिलेटेड एक्टिविटी पे खर्च होने वाला थ्रू नरेगा। 45,000 करोड़ रुपया जो है कैंपा फंड जो स्टेट्स को ट्रांसफर किया है उसमें वाटर और अफॉरेस्टेशन पर काम होगा। 30,000 करोड़ रुपया 15th फाइनेंस कमीशन ने दिया है जो वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज पे खर्च होगा। 1,50,000 करोड़ रुपया अगले साल में, एक साल के विंडो में, अगले मानसून सीजन से पहले अगले मार्च तक केवल वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज पर खर्च होने वाला है। सो समाज की जिम्मेदारी इसलिए बड़ी है कि इसकी सोशल ऑडिट समाज को करनी चाहिए। हम इस बात की चेतना जागृत करें देश में कि 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो आपका पैसा है, आप इसकी चौकीदारी करें कि ये ठीक से खर्च हो, ये सही स्थान पर सही तरीके से खर्च हो, जहां जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत है उसके साथ में खर्च हो। अगर इस दृष्टिकोण से समाज जागृत होकर के काम करता है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर काम कर रही है। सरकार और समाज बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा, समृद्ध बना सकते हैं।
और मोदी जी जो बात करते हैं कि हम सपनों का भारत बनाएंगे, हम नया भारत बनाएंगे, हम जिम्मेदारी के साथ ये बिल्कुल। बात कहता हूँ कि नए भारत बनने का मार्ग जो है वो जल के रास्ते से जाएगा, वो इसके अलावा और कोई बहुत रास्ता अच्छा। नहीं है। हम देश को जल समृद्ध बनाकर ही देश को नया भारत बना सकते हैं। ये विषय ऐसा है कि मुझे लगता है कि मैं अगर आप सुबह बोलना शुरू करो तो मैं शाम तक लगातार इसमें बोल सकता हूँ और एक सब्जेक्ट पे बोल सकता हूँ। मैं ज्यादा नहीं, समय बहुत नहीं अच्छा लेना आपने चाहता, टच पर किया मुझे सर, बहुत हर खुशी चीज है को टच किया। कि समाज और में ऐसा ये वर्ग जो आपको दूसरे कामों के में निष्णात था, पारंगत था, दूसरे जी काम करता था, और आई थिंक दिस लॉकडाउन हैज गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम ऐसे सारे जी विषयों पर भी बहुत सारी बात करें। मैं आपको विपिन जी को इसको कोऑर्डिनेट मॉडरेट करने के लिए, सुनील भाई को टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी तो लिसन यू, और आप सब लोगों से मेरी बात शेयर करने के लिए आपने अपॉर्चुनिटी दिया, आप सब लोग मित्रों ने सुना, उसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे क्योंकि दूसरी मीटिंग 5 बजे से मेरी शुरू होने वाली है, इसलिए मुझे आप लोगों बस से 2 मिनट इजाजत लेनी सब आपके पड़ेगी। लेंगे, दो मेरे लिए मिनट बहुत आपके। अच्छा होता है कि मैं आप जी लोगों जी, की दो बात भी सर, सुनता, तो 2 मिनट शायद लेंगे मुझे आपके। कुछ नई चीजें सीखने को मिलती, जानने को मिलती, ग्राउंड लेवल का फीडबैक मिलता। जी पर जी मैं सुनील जी से कहूंगा कि इसको एक बार थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करके आप, और जी विपिन जी कुछ जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए वो सब आप मुझे जी। जरूर ईमेल करिएगा, और मेरा ईमेल आईडी भी जो है सबके साथ में शेयर कर बस दो सकते हैं। किसी को सर। लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट सजेशन ही विश टू जी मेक, तो वो भी अगर आप करेंगे तो मुझे जो है निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके सजेशंस पे कुछ काम कर पाया हूँ। और जो है जी। उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसके कारण से फायदा जरूर होगा। आप सब दोस्तों का मैं बहुत मैं सारी आप शुभकामनाएं, बहुत मैं सारे आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी। गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक तो विपिन जी, आज मंत्री जी ने अब अपने विचार रखे। जी। आप अभी क्वेश्चंस देख सकते हैं मैं बोलूं? ऑडियंस के, अपन क्वेश्चंस पे फोकस कर लेते हैं। जी जी जी। तो अब मंत्री जी के साथ जो हमने बात करनी है, वो भी आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। सुनील जी, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, जैसा कि हम अभी वाटर लैब एक जल्दी बनाने जा रहे हैं भिवाड़ी के अंदर, और उसके लिए हमारे को सहमति दे दी है भिवाड़ी के जो यूसीएस कैंप के प्रिंसिपल हैं, और वो काफी पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं। उसके लिए हमारे को उन्होंने सहमति दे दी है, और वो वाटर लैब लगेगी तो सीइंग इज बिलीविंग होता है। और हमारे बीच में मैं अब अगर बात करूं तो कोरोना वॉरियर्स के बाद हमारे बीच में भी बहुत सारे वॉरियर्स हैं, जैसे कि सुनील जी एक वॉरियर्स के रूप में हमारे सपनों के भारत में आए हैं वाटर सेविंग को लेके, और हमारे बीच में रघु डालमिया जी हैं। मैं एक बार उनको भी 2 मिनट के लिए आमंत्रित करता हूं कि चिड़ावा में उन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया है, जिसको हम डॉक्यूमेंटेड करके मंत्री जी को भी देंगे। 63 गांव वो में वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर रहे हैं। डालमिया जी, आप 2 मिनट अपना वक्तव्य रखें, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। डालमिया जी सुन पा रहे हैं मेरे को? राघु डालमिया जी लेफ्ट द मीटिंग, वापस आ जाएंगे वो, तब तक आप क्वेश्चन अच्छा। ले लीजिए कोई। हाँ, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। बहुत सारे क्वेश्चन चैट पे हैं, आप विपिन जी वहां से देख सकते हाँ, हैं, और अगर किसी चैट ऑडियंस का तब तक, क्वेश्चन है तो हाँ, आप तब तक मैं डायरेक्टली चैट पूछ के सकते थ्रू हैं। लेता हूँ। सुनील जी, थोड़ा ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के बारे में थोड़ा लाइट डालिए ना। हाँ, बिल्कुल डालता हूँ। विजय जी धन्यवाद। विपिन जी जी। विजय मेरे मित्र हैं, और ये अथॉरिटी है ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, बेंगलोर से आए हुए हैं। मैं बहुत एक अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जब तक आप क्वेश्चन ढूंढते हैं मैं ऑडियंस को बता देता हूँ ग्राउंड वाटर रिचार्ज के ऊपर, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसी मुद्दे पे बात करते हैं। सिर्फ 2 मिनट में समझा दूंगा। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि बारिश ही एक प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है। फ्रेश पानी जो आता है वो तो बारिश से ही आता है, लेकिन 90% शहर जो है, शहर में जो घर हैं वो बारिश के फ्रेश पानी को नाली में बहा रहे हैं। 2 कानूनबद्ध वो ये हैं कि उस पानी को आपको या तो हार्वेस्ट करना है या रिचार्ज करना है। सबसे बड़ी तो नॉर्थ में, इंडिया में तो मैंने देखा ज्यादातर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर रिचार्ज में ही डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं।
रेन वाटर हार्वेस्ट को करने का मतलब है कि बारिश के पानी को स्टोर करके इमीडिएटली रीयूज करें। ये कोई भी लॉजिक नहीं लगता कि आपके छत पे बारिश हो रही है और आप उसी दिन मोटर चला के नीचे से पानी खींच रहे हैं ग्राउंड से, ये बड़ा इलॉजिकल सा लगता है। तो जब बारिश हो रही हो, बारिश के पानी को स्टोर करें, ऑफ कोर्स उसको फिल्टर करें। बेसिक्स विजय जी जो बैंगलोर से, उनके प्रोडक्ट हैं बहुत शानदार फिल्ट्रेशन के लिए। छत के पानी को आसानी से फिल्टर करके स्टोर करके रीयूज कर सकते हैं। और जो सरप्लस पानी सरफेस में है उसको रिचार्ज करना चाहिए। अब रिचार्ज जो एक बहुत बड़ा गैप हमने नॉर्थ में देखा है, वो हर आदमी सोचता है 20-30 फीट का गड्ढा खोद दो, 100 फीट का बोरिंग कर दो, पानी जमीन में चला जाएगा। वैसा एक बहुत बड़ा मिथ है, वैसा होता नहीं है। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। जो मेहनत आपको कुआं खोदने में लगती है, वैसी ही मेहनत पानी को नीचे भेजने में भी लगनी चाहिए। आप कुआं तो ऐसे नहीं कहते कि कहीं भी खोद लूंगा, मोटर रख दूंगा, पानी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जमीन में जब रिचार्ज करें, उस एरिया का जियोलॉजिकल सर्वे करें, देखें एक्विफायर जोन कहाँ है, फर्स्ट परमिएबल जोन कहाँ है। और जैसे पानी को नीचे से ऊपर निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक कंड्यूट और एक मोटर। कि पाइप कंड्यूट है और मोटर से आप ऊपर खींच रहे हैं, लेकिन पानी को नीचे भेजने के लिए सिर्फ आपको कंड्यूट चाहिए, मोटर भी नहीं चाहिए, ग्रेविटी विल टेक केयर ऑफ इट। तो लेकिन वो कंड्यूट सही जगह पे सही तरीके से बनाए। आप आंख बंद करके नहीं बनाएं कि ये खड्डा खोद दिया इससे पानी रिचार्ज हो जाएगा। एक बड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है रेन वाटर को रिचार्ज करना। सॉइल का सर्वे कराएं, देखें कहाँ पे फर्स्ट परमिएबल जोन है, तरीके से एक इंजेक्शन वेल बना के पानी को नीचे भेजें। और मेक श्योर करेंगे जब पानी ऊपर से नीचे भेज रहे हो तो उसको फिल्टर करके भेजें, क्योंकि आपने अगर कोई भी कंटेमिनेशन भेज दिया वाटर पानी के साथ तो वो पूरे के पूरे ग्राउंड वाटर को खराब कर देगा। जैसा कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को, सो ग्राउंड वाटर के साथ आप वो खिलवाड़ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रिस्क दैट। डालमिया जी आपका स्वागत है। और आज डालमिया जी के बारे में जैसा मैं बता रहा था, डालमिया जी इस एज में भी डालमिया जी ने चिड़ावा के अंदर 63 गांव अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्ज का काम अच्छी तरीके से चल रहा है। तो हमें इस तरह के योद्धाओं की जरूरत है जो मेरे सपने के भारत को एक संजीवनी के रूप में देश के सामने पेश कर सकता है। तो स्वागत है सर डालमिया जी। आप दो सब वाटर के ऊपर कुछ लोगों को समझाना चाहें कैसे करना है। विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी आपका सारा प्रेजेंटेशन सुना, बहुत ही बढ़िया लगा। आपका प्रेजेंटेशन तो एकदम कॉन्क्रीट टू द पॉइंट, प्रैक्टिकल। और अब क्या बोलूं मैं, इस पे तो बहुत बढ़िया चीजें सीखने को मिलती हैं। और अर्बन एरियाज के अंदर ये तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। हम लोग गांव के अंदर काम कर रहे हैं, और जैसे आप अर्बन के ऊपर बात करते हैं, मैं गांव के ऊपर बात करता हूं। जैसे मंत्री जी भी बोले 80% पानी एग्रीकल्चर में यूज होता है, तो हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे किसान अपने खेतों में पानी कम से कम यूटिलाइज करें, और हमको कुछ सक्सेस भी मिली है। हमारा एक स्लोगन है किसानों के साथ, घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में। और इसी चीज़ को अगर हम अर्बन में, मैंने पिछली बार भी इस चीज़ को रिपीट किया था जब अपनी पिछली एक मीटिंग में थी, घर का पानी घर में, सोसाइटी का पानी सोसाइटी में, शहर का पानी शहर में, देश का पानी देश में। ये चीज, और जो सुनील जी का तो आइडिया था कि हम लोग केवल 30% पानी रिसाइकिल कर पाते हैं या रीयूज कर पाते हैं, ये 30% को हम 100 तक कैसे लेके जाएं, ये भी मैंने पिछली बार कहा था कि ये ही बहुत जरूरी काम है। धीरे 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 हमको साइंटिफिकली, इंजीनियरिंगली और पॉलिसी वाइज हमको इस चीज को कोशिश करनी पड़ेगी। टुवर्ड्स 100 हमको अपने आप को खींचना पड़ेगा। और सुनील जी का ये जो पॉइंट बहुत बढ़िया कहा, पानी को चार्ज करने का जो तरीका है, मतलब हाउ मच वी हैव टू पे फॉर इट, इन्होंने एक जो टेबल दिखाया, आई थिंक इट इज ए वेरी वंडरफुल कंसेप्ट। आपका वाटर बैलेंस कितना है उसके बेसिस पे यू मस्ट पे। मैंने तो पिछली बार कहा था यू मस्ट पे फॉर एनी कंजम्पशन यू डू, बट दिस कंसेप्ट ऑफ water balance, payment for water balance, I think this is a new concept, very difficult concept to implement. I know, I can understand governments भी इसको किस तरीके से कर पाएंगी, but definitely बहुत अच्छा concept है ये। और अगर जब तक ये implement नहीं होता है, इतना तो हमको करना ही पड़ेगा
कि एवरीबडी हैज टू पे फॉर वाटर वॉट एवर दे कंज्यूम। पानी बिल्कुल। सब्सिडाइज नहीं हो सकता, ये हमको मानना पड़ेगा। जब तक हम इजराइल की तरफ नहीं देखेंगे, 100 ml वर्षा होती है, उसके बाद वो वाटर सरप्लस है। दिस वॉज ए वेरी ग्रेट न्यूज टू मी, जो अभी मंत्री जी बोले। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चाइना चावल उगाता है 350 लीटर पर किलो, और हम लोग उगाते हैं 5500 लीटर पर किलो। फैंटास्टिक डिफरेंस, Big, हमको इसको very, सीखना very पड़ेगा। बिग तो डिफरेंस, ये बिग डिफरेंस। हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वहां से हमको कैसे ये नॉलेज मिल सकती है, हमको ये गेन करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सुनील जी, आपने जो बहुत सारे धन्यवाद पॉइंट डालवेन बताए, जी, बहुत बहुत और धन्यवाद विपिन जी आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को दोबारा मौका दिया। अभी अगला और किसी का क्वेश्चन, फिर मैं हमारे मुख्य पिलर श्री राम प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं वोट ऑफ थैंक्स के लिए। एक क्वेश्चन मेरा है सुनील प्रकाश जी से। हाँ जी, बोलिए। आप हाँ प्लीज जी सर, अभी जब में लास्ट में से सारी बातें वो आ जाती है कॉस्टिंग पे। तो जब भी हम वाटर कंजर्वेशन की या वाटर रिचार्ज की बात करेंगे, अगर एक इंडिविजुअल करता है तो उसको भी कुछ कॉस्ट लगानी पड़ेगी, या एक सोसाइटी करती है तो उसको भी एक कॉस्ट देना पड़ेगा। तो क्या गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे जो भी इसको इम्प्लीमेंटेशन करता है तो उसको कुछ रीबेट मिलता हो या बेनिफिट मिलता हो, या फिर कितना इसमें लगभग कॉस्ट आता है एक इंडिविजुअल के लिए? या जैसे हमारी जो सोसाइटी है उसमें लगभग 1600 फ्लैट हैं और एल्सपे की लगभग 40 बिल्डिंग्स हैं। देखिए, मैं क्विकली इसको आंसर करना चाहता हूँ। मेरा प्राइमरली, जैसा मैंने शुरू में फोकस कहा, मैं उस पर ही फोकस करता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट के मैं बता देता हूँ कि एक तो वाटर बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि ये स्टेट और सेंटर दोनों का है। कुछ काम सेंटर को करने, कुछ सेंटर पॉलिसी सेंटर की, लेकिन इम्प्लीमेंट स्टेट की। तो जो सब्सिडी या इंसेंटिव हैं वो स्टेट लेवल पे हैं, कुछ सेंटर से भी आते हैं जो वाया स्टेट के राउट होते हैं, फिर उसमें बहुत सारे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अपने घर में, मैं अगर मेरी समरी कहूँ, मैंने आपको एक वाटर बैलेंस कॉन्सेप्ट बता दिया। आप अगर इंडिविजुअल घर में रहते हैं, आप टाउनशिप में रहते हैं या आप फैक्ट्री है, आप अपना वाटर बैलेंस कैलकुलेट करिए। क्या चाहिए आपके घर, कितना पानी खपत हो रहा है, उसका मीटर आ रहा होगा, नहीं तो अप्रॉक्सीमेट मैं बता दूंगा कैसा हो रहा है। आपके इलाके में कितनी बारिश हो रही है MM, और कितना रिचार्ज कलेक्ट करेंगे, और कितना रिचार्ज हो सकता है, और कितना आप कर रहे हैं आज। तो वो मैं सुनील जी इसको समअप करता हूं। इसमें क्या है कि जो हमारा मेरे सपनों का भारत बना हुआ है, और जो उसमें नहीं है, जिन्होंने आपको यहाँ इनवाइट किया है, आप उनके थ्रू अपने क्वेश्चन हमारे उस ग्रुप में डाल सकते हैं, सो दैट आपको इमीडिएटली राइट आंसर मिलेगा, या उसका टाइम बता दिया जाएगा कब आंसर करें, मतलब इस पे होगा। और मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए हमारे मेरे सपनों के भारत के जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं और मेरे गुरु हैं, और मैं अब उनको आमंत्रित करता हूं, श्री राम प्रकाश गर्ग जी अपने विचार रखेंगे और अपना आशीर्वचन देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण रहा। मैं 2 4 5 बिंदु जो मैंने इसमें इकट्ठे किए हैं समराइज करना चाहता हूं जी। पानी को पैसे की तरह बचाएं, ये एक मूल मंत्र है। वाटर सेव्ड इज वाटर जनरेटेड। पानी कहीं से पैदा नहीं हो सकता, जितना आप बचाएंगे। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी सेव्ड इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बताते हैं, उसी प्रकार से वाटर सेव्ड इज वाटर जनरेटेड। जल जन का विषय है। जब व्यक्ति ये मानेगा कि ये मेरा विषय है जल, छोटे छोटे एग्जाम्पल डालमे जी भी करते हैं, मैं भी करता हूं, सुनील भाई भी करते हैं। जितना पानी चाहिए उतना ही लो ना पीने के लिए। अक्सर हम ये मानते हैं यार पूरा ग्लास भी नहीं भरा दे सकता, उस मानसिकता से निकले हम। मुझे आधा गिलास पानी की प्यास है, आधा ही लूं, साथ में जग रखा हुआ है, और चाहिए तो और ले लूंगा, लेकिन उस तरह से वेस्ट ना करें। एक जो मंत्री जी ने बताया कि उनके द्वारा एफर्ट से जो ग्राम सभा पंचायत से काफी अवेयरनेस लोगों में आई है, सुनील भाई के कैंपेन से काफी अवेयरनेस आई है, रघुवरी डालमिया जी के काम से गांव में काफी सेविंग हुई है पानी की। ये
ग्राउंड पे काम करने की बातें हैं। हमें अब सरकार से अपेक्षा बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अपने सुझाव हम देते रहे जो भी सरकार के हैं। जैसे सुनील भाई ने भी कहा था कि अब मुझे तो ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, मैंने कितना लीटर बिल्कुल, पानी बचाया, बिल्कुल। ऐसे हमें करना है। जी, एक और मुझे सुझाव बहुत अच्छा लगा है, वेस्ट के बारे में हमने अलग अलग कैंपेन शुरू किए हैं, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, डोमेस्टिक हैजार्ड, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। उसी प्रकार से पानी का भी आज इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, ग्रे एंड ब्लैक वाटर। जैसे सुनील जी ने कहा, ग्रे वाटर को साफ करने में बहुत कम खर्चा आता है, और एक दफा अगर ग्रे पानी ब्लैक पानी में मिल गया तो सारा पानी ब्लैक हो गया, उसके वाटर ट्रीटमेंट में काफी खर्चा आएगा, केपेक्स भी और ओपेक्स भी। तो क्यों ना हम पानी को भी अलग करने के कैंपेन, सुनील भाई 2-4-5 पोस्टर तो आप बनाओ ना इस तरह की, कम से बिल्कुल कम बिल्कुल है, हमारे सब बीच में है उतना है हम मेरे पास करेंगे। राम प्रकाश जी, दे देंगे वो। हाँ, मेरा थोड़ा पूरा सा सहयोग करेंगे। है, मेरा फोन नंबर, ईमेल है, कोई भी मुझे संपर्क कर और बाकी तो जैसा रघु भाई काम कर रहे हैं, 80% पानी करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिले हैं। चाइना 300 लीटर में 1 किलो चावल उगाता है, हम लोग 5600 लीटर इस्तेमाल करते हैं। इजराइल में 100 मिलीलीटर बारिश होती है, हम लोग 1168 मिलीलीटर पानी की बारिश होती है, फिर भी हम लोग दिक्कत से में रहते हैं, स्ट्रेस से में रहते हैं। तो एक नया सोशल इम्पैक्ट, नया सोशल अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि सबसे जरूरी तो ये है कि भी पानी मुफ्त नहीं है। पानी जो हमारे यहाँ बिल्कुल मुफ्त मिल जाता है, उसके ऊपर कुछ न कुछ अंकुश लगाने की जरूरत है। और जन जागरण, जल जन का विषय, ये एक मैंने मूल मंत्र निकाला है। आप सबका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी का जैसे भी धन्यवाद हम ज्ञापित करें, और उनको आगे भी हम लोग बुलाते रहेंगे। ही इज वेल टू मी, मैंने उनको आज पहली दफा सुना है, वेल इन्फॉर्म्ड, और लगता है कि ग्राउंड पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, जुड़े हुए हैं समाज से, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसा होगा हम उनके इस पद का उपयोग करते रहेंगे। आप सबका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद हम कुछ लोग प्रश्न लोगों के नहीं ले पाए हैं, तो विपिन भाई ने कहा है कि भाई आप चैट के माध्यम से या जो अपना ग्रुप बना हुआ है मेरे सपनों का भारत, उसके माध्यम से पूछ सकते हैं। पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। धन्यवाद राम। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।